जय हिंद दोस्तों। निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रशांत मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अभी तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और लगभग आपको जो नॉलेज दिया जा रहा है उसे आप बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से ले रहे हैं। आपका उत्साह देखने लायक है और आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए हमारी टीम के साथ और पढ़ते रहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट बतौर हिंदी लेकर आया हूँ। हिंदी सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जो आप लोगों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आपका MPPSC हो गया, कौन सा एग्ज़ाम हो गया, MPPSC हो गया, और पुलिस SI हो गया, यूपी पुलिस UPSI वही जो होता है ना। इसके बाद हो गया आपका पटवारी होता है, आपका भी वैकेंसी आने वाली है जेल प्रहरी की, तो जेल प्रहरी भी हो गया। तो इन सब में और भी जो एग्ज़ाम होते हैं इन सब में जो भी क्या होता है कि हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है आपका स्कोर करने पर। और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है हिंदी के लिए कि हिंदी के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हमें ध्यान देना ये पड़ता है कि हम इसे बहुत ही ज़्यादा क्या ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान मान लेते हैं और इस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम और है संविदा, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। वर्ग 1 के लिए हो, वर्ग 2 के लिए हो या वर्ग 3 के लिए हो, तीनों ही तरह की परीक्षाओं में इसका अपना एक अलग महत्व है। ठीक है, अब जैसे इसमें देख लिया जाए MPPSC में देख लिया जाए तो इसका एक अलग सा पेपर ही होता है 150 नंबर का। MP पुलिस SI में देख लें तो 70 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, 70 नंबर के प्रश्न इससे आते हैं, 40 नंबर के प्रश्न यहाँ पे UPSI में आपको मिलेंगे। पटवारी में भी लगभग 30 नंबर के प्रश्न मिलते हैं, जेल प्रहरी में 20 नंबर के प्रश्न मिलते हैं और यहाँ पे 15 नंबर का भाषा से रहता है और 15 नंबर का उसका जो सब्जेक्ट होता है BEd DEd किए वाले रहते हैं उनके लिए अलग से आती है 15 नंबर की हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये 20 नंबर का है, इसमें अगर अपन पढ़ लें तो 18 से 19 नंबर अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा हमारा सहयोग देंगे। तो यहाँ जैसे 150 नंबर से आ रहा है तो आप 140 प्लस, यहाँ पे 68 प्लस, यहाँ पे 38 प्लस और यहाँ पे 28 प्लस आप मार्किंग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आप इस सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के बराबर इम्पोर्टेंस देंगे, तब आप इसको इतने ज़्यादा मार्क्स क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा हिंदी को एक भाषा के रूप में जानने का प्रयास करते हैं कि हिंदी जो एक भाषा के रूप में है किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में वह पूछी जाती है। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी में पढ़ना क्या है, हमें भाषा पढ़ना है। वैसे पढ़ने के लिए तो 2 चीज़ें होती हैं, एक भाषा और दूसरा क्या होता है, साहित्य होता है। कौन सा सब्जेक्ट होता है? एक साहित्य होता है। साहित्य का ज़्यादातर यूज MPPSC जैसे बड़े एग्ज़ाम में होता है। अब बड़े एग्ज़ाम में क्यों होता है? बड़े एग्ज़ाम में क्या होता है कि यहाँ पे इनका जो पेपर होता है वो निबंधात्मक सब्जेक्ट इस पर ज़्यादा लिए जाते हैं, जिसमें साहित्य एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें आपको त्वरित निबंध लिखने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर ये बताया नहीं जाता है कि फला विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। ये त्वरित रहते हैं और त्वरित आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, निबंध लिखते हैं किसी भी एग्ज़ाम पे। जैसे अभी हाल ही में अपने यहाँ एक विवाद चल रहा है चाइना के साथ गलवान घाटी। इसके पहले कुछ दिनों पहले चाइना के साथ हमारा डोकलाम विवाद चल रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका जवाब आपको देना पड़ता है, जहाँ साहित्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साहित्य में क्या होता है, शब्दकोश नए सीखने को मिलते हैं। क्या मिलता है हमें? शब्दकोश, नया शब्दकोश बनाते हैं अपन और उसमें बढ़ते जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि अगर हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है तो भाषा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है व्याकरण, और हम इसमें व्याकरण पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी को एक भाषा के रूप में जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि भाषा क्या होती। अब देखिए, आप लोग थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे कि भाषा जो शब्द है, ये भाषा जो शब्द है ये संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे मिलकर बना है? संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना है।
ठीक है, संस्कृत की भाष धातु शब्द से मिलकर बना है। धातु जो यहाँ पर एक शब्द है, इसका मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया, यानी किसी काम का होना या करना जब पाया जाता है, तो किसी काम का होना या करना क्या पाया जाएगा? भाष का मतलब होता है बोलना या कहना। क्या होता है? बोलना या कहना। अर्थात यहाँ पे शब्द का अर्थ ये हुआ कि मेरे द्वारा बोलने या कहने की क्रिया की जा रही है। मेरे द्वारा बोलने या कहने की क्रिया की जा रही है। तो ये भाषा शब्द को हमने क्या कर लिया है? समझने का प्रयास किया और लगभग हमें समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग ओके करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम कि भाषा की उपयोगिता क्यों हुई, भाषा की उपयोगिता कहाँ से आई और भाषा हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है ना, क्या जानना है हमें? भाषा की उपयोगिता। सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा पुराने टाइम पे चलेंगे। आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो मनुष्य के क्या थे? पूर्वज कौन थे भाई? मनुष्य के पूर्वज कौन थे? आपने पढ़ा है कि मनुष्य के पूर्वज क्या थे? बंदर थे। बंदर कहाँ रहते थे? पेड़ों पे रहते थे। जब बंदर पेड़ों पे रहते थे और पेड़ों से निकलकर उन्होंने समाज को, किसको अपनाया? समाज को अपनाया, यानी उनका समाजीकरण जब हुआ, तो समाजीकरण करने के लिए उन्हें अपनी लोगों के साथ संपर्क करने की आवश्यकता हुई, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की आवश्यकता हुई। और जब इस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों को आदान प्रदान करने की कोशिश की, तो वह माध्यम क्या कहलाया? वह माध्यम या वह साधन क्या कहलाया? आपका भाषा कहलाया। क्या कहलाया? भाषा। तो कुल मिला के परिभाषा इस प्रकार बनेगी कि मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है या जिस माध्यम का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है, इसी के लिए प्लेटो ने कहा था कि जो हमारे मन में क्या उठते हैं? विचार उठते हैं, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होते हैं। और जब हम इन्हें ध्वन्यात्मक रूप प्रदान कर देते हैं, यानी जो हमारे मुख से निकलते हैं, तब ये क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो ओके करके आप बताते जाएंगे मुझे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में बढ़ते हैं आगे कि जो भाषा है, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा भाषा के बारे में। तो भाषा के जो स्वरूप अपनाए गए हैं वो दो अपनाए गए हैं। एक कौन सा अपनाया गया है? एक मौखिक स्वरूप अपनाया गया है और दूसरा लिखित स्वरूप अपनाया गया है। इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, मौखिक और लिखित क्या होते हैं। तो मौखिक स्वरूप क्या होता है कि हम जैसे समाज से जुड़े और हमें समाज से जुड़ना था, तो समाज से जुड़ने के लिए अपने विचार हमें व्यक्त करने थे। अब मान लीजिए कि हमारे पैर में एक छोटा सा क्या लग जाता है? कांटा लग जाता है। और जब कांटा लग जाता है तो हमारे मुंह से अनायास ही एक ध्वनि निकलती है, आ, मतलब हमें पीड़ा हो रही। ठीक है, जब हम प्रसन्न होते हैं तो अचानक से ही हम हंसने लगते हैं, है ना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? भाषा को एक मौखिकता प्रदान करते हैं या ध्वनि प्रदान करते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि जो भाषा है उसकी प्रथम इकाई क्या है, तो क्या है? ध्वनि है ना। ध्वनि से ही क्या होती है? भाषा निर्मित होती है। तो हमने ऐसे क्या कर दिया? ध्वनि, यानी जो सार्थक ध्वनि होगी। किस प्रकार की ध्वनि होगी? सार्थक जो ध्वनि होगी वो हमारी भाषा की प्रथम इकाई होगी। ध्वनि किस प्रकार होनी चाहिए? सार्थक ध्वनि होनी चाहिए। एक बहुत ही पहले फिल्म आई थी टार्जन, उसमें आपने देखा होगा कि जो हीरो था वो पशु पक्षियों के लिए, बंदरों के लिए, हाथियों के लिए विशेष प्रकार का कोलाहल करता था। अपने मुँह से कोलाहल मतलब आवाज़ें निकालता था और वो उस आवाज़ को समझ जाते थे। तो वो एक प्रकार से क्या करता था? ध्वनि करता था। और वो सार्थक ध्वनि इसलिए थी क्योंकि वो समझ पा रहे थे, तो ये सार्थक ध्वनि कहलाती थी। तो सार्थक ध्वनि की वजह से क्या होता है? उन्हें समझ में आता है। तो सार्थक ध्वनि मौखिक भाषा में क्या होता है कि विचारों का आपने क्या किया? आदान प्रदान किया। विचारों का आदान प्रदान किया, है ना, आदान प्रदान किया। और आदान प्रदान में एक दूसरे की क्या की? भाषा को समझा। एक दूसरे की भाषा को
समझा। ठीक है, मौखिक ध्वनि। अब ये मौखिक कहला गई। अब लिखित क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को क्या बताया कि विभिन्न प्रकार की ध्वनि, जैसे हमारे चोट लग जाती है तो हम आ कहते हैं, किसी को बुलाते हैं तो ए बुलाते हैं, है ना, इस तरह से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं। तो लिखित भाषा में भी इसी प्रकार हुआ। चूँकि मैंने अभी यहाँ पे एक शब्द यूज किया था समाज, और समाज क्या बनता है? लोगों से मिलकर बना होता है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, क्षेत्र भी बड़ा होता है। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न जगह से जो आए हैं वो अपने कुछ ध्वनियों के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं? चिन्ह बनाते हैं। जैसे हिंदी वाले आ और इंग्लिश वाले क्या करते हैं? ए, और इसके लिए चिन्ह क्या देते हैं? ये चिन्ह प्रदान करते हैं। ऐसे चिन्ह प्रदान करते हैं कि नहीं चिन्ह प्रदान करते हैं? तो जब हम मौखिक ध्वनियों को क्या करते हैं? चिन्ह तय कर देते हैं, उनके लिए चिन्ह तय कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। और ये लिखित भाषा होती है, ये लिखित स्वरूप होता है इसका। पुराने समय में भी इसी प्रकार हुआ करता था। पहले ताड़ के पत्तों पर, कांस के पत्तों पर, चट्टानों पर, गुफाओं के अंदर उनकी दीवार पर, जिसे भित्ति चित्र कहते हैं, है ना, इस प्रकार की भाषा का, इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, समझाने का मतलब यह है कि जैसे विभिन्न जगह के लोग होते हैं, तो जैसे आप थोड़ा सा धर्म के बारे में अगर सोचें, धर्म में सोचें, तो धर्म में पानी को क्या कहते हैं? जो धार्मिक लोग होते हैं वो जल कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? उसे पानी कहते हैं। इंग्लिश जो बोलते हैं, इंग्लिश, वो क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। ठीक है, और जो थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो तोय भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के अर्थ एक ही निकल रहा है, यानी क्या निकल रहा है? पीने वाले पानी से निकल रहा है। लेकिन कई तरह के इसके लिए क्या हैं? इसके लिए बहुत सारे हमने लिखित यानी लिपि यानी उसके लिए संकेत या प्रतीक तैयार किए हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे चलते हैं। आगे आपको लेके चलते हैं कि जो ये भाषा है अपनी हिंदी, ये कहाँ से और कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, कैसे इसका जन्म हुआ है? क्या हिंदी हमें प्रारंभ से ही हिंदी के रूप में मिल गई थी, या इसने कुछ यात्रा तय की है ना? तो इसने अगर यात्रा तय की है तो उस यात्रा को जानने का हम प्रयास करते हैं, है ना। अभी थोड़ा थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे हिंदी का विकास। तो आप जानते हैं हिंदी का विकास क्रम, ठीक है, हिंदी का विकास क्रम। अब विकास क्रम में जानने का हमें क्या प्रयास करना है? विकास क्रम में जानने का हमें प्रयास ये करना है कि क्या सदैव हिंदी बोली जाती थी? नहीं। आप जानते हैं कि भारत में पहले कौन बसते थे? द्रविड़ बसते थे। कौन बसते थे? द्रविड़ बसते थे। फिर आर्य आए, है ना, फिर और आगे आप देखें अगर तो फिर कभी अंग्रेज आए, फिर मुस्लिम आए। इस प्रकार से लोगों के आने से वो अपनी भाषा छोड़कर तो नहीं आए थे, वो अपनी भाषा भी अपने साथ लेकर आए थे ना। तो भारत में पहले क्या बोली जाती थी? संस्कृत बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी? संस्कृत बोली जाती थी। और ये दो प्रकार की संस्कृत बोली जाती थी। एक प्रकार की संस्कृत क्या बोली गई? पहले जो संस्कृत बोली गई उसे कहा गया ऋग्वैदिक संस्कृत। क्या कहा गया? ऋग्वैदिक संस्कृत। ऋग्वैदिक संस्कृत मतलब ये संस्कृत वहाँ तक सीमित थी जहाँ पढ़े लिखे लोग जो वेदों की रचना करते थे, उपनिषदों की रचना करते थे, वो इसका प्रयोग करते थे। फिर दूसरी इसी में एक संस्कृत आई जिसे क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का मतलब क्या हुआ कि जब यह संस्कृत लोगों के बीच में आई, यानी लोगों की भाषा बन गई, तो उसे लौकिक संस्कृत कहा गया। ठीक है, क्लियर है। अब लौकिक संस्कृत के आगे, संस्कृत से जब अपन आगे बढ़ते हैं तो संस्कृत से आगे बढ़ने के बाद हमें क्या मिलती है? एक भाषा। जब इसका सरलतम रूप आता है सबके बीच में तो ये पाली भाषा। संस्कृत कहाँ पहुँच गई? पाली भाषा पहुँच गई। और इसका महात्मा जो थे बुद्ध, उन्होंने अपने संदेश इसमें दिए। ठीक है, इसे प्रथम देशज भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? प्रथम देशज भाषा भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद पाली के बाद भाषा में परिवर्तन हुआ और कौन सी भाषा आई? प्राकृत। प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा में जो उपदेश दिए हैं, उन्होंने किसने दिए हैं उपदेश? उपदेश दिए थे यहाँ महावीर स्वामी ने। किसने दिए थे? महावीर स्वामी जी ने उपदेश दिए थे। और इसे दूसरी देशज भाषा
दूसरी देशज भाषा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, दूसरी देशज भाषा का दर्जा दिया जाता है। अब जब प्राकृत भाषा अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो गई, अपने रास्ते को इसने बदल दिया, तब एक नया रूप आता है अपभ्रंश। कौन सा रूप आता है? अपभ्रंश रूप आता है। यानी इसका जो भाषा चली आ रही थी उसका मार्ग क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया, एक प्रकार से कह सकते हैं, या अपने मार्ग से वो थोड़ा सा हट गई, इसलिए उसे क्या कहा गया? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश के बाद ही क्या आती है? अवहट्ट आती है। कुछ समय के लिए भाषा आई अवहट्ट, तद उपरांत हिंदी का जन्म हुआ। तद उपरांत किसका जन्म हुआ? हिंदी का जन्म हुआ। हिंदी के बारे में कहा जाता है कि हिंदी कौन सी भाषा है? वियोगात्मक व विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक हिंदी को कहा जाता है वियोगात्मक एवं विश्लेषणात्मक भाषा। वियोगात्मक मतलब इतनी सारी ये इसने यात्रा पूरी की, बहुत सारे वियोगों से योग किया और इतना सारा इसका विश्लेषण करेंगे तब हमें जाके हिंदी प्राप्त होती है। तो ये कौन सी भाषा कहलाती है? वियोगात्मक और विश्लेषणात्मक भाषा। ठीक है, अब एक प्रश्न उठता है, आपके मन में उठ रहा होगा कि जो ये हिंदी शब्द है ये कैसे आया? हिंदी शब्द दिया किसने? ठीक है ना, हिंदी शब्द कैसे दिया, थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी शब्द कैसे दिया। आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो हिंदी है वो कैसे आई। ठीक है ना, कैसे करके आई। तो आपने पहले इतिहास में पढ़ा होगा कि मध्य एशिया से कुछ लोग हमारे यहाँ आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से कुछ लोग आए थे हमारे यहाँ। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से वो कहाँ आ गए? भारत आ गए। कहाँ आ गए? भारत। और इनकी एक शाखा यूरोप चली गई। इनकी एक शाखा कहाँ चली गई? यूरोप। ठीक है, और ये जब भारत आए थे उसके पहले ये क्या डायरेक्ट भारत आए थे? नहीं, ये पहले गए थे कहाँ? ईरान, और फिर इसके बाद ये भारत आए थे। तो इस प्रकार से हिंदी को क्या कहते हैं? कौन सी भाषा कहते हैं? भारोपीय भाषा कहते हैं। कौन सी? भारोपीय परिवार की भाषा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग भारत में और कुछ लोग यूरोप में, दोनों शब्दों से मिलकर बन गया कौन सा? भारोपीय। अब जो यहाँ पे लोग आए, तो भारत के साथ एक नदी का नाम जुड़ता है जिसे आप क्या कहते हैं? सिंधु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु नदी कहते हैं। लेकिन यहाँ से जो आए थे लोग वो सा को क्या कहते थे? हा कहते थे। सा को क्या कहते थे? हा कहते थे। यानी वो सा को सा नहीं हा कहते थे। तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू। हिंदू कहा। इसी तरह ये सिंध से हिंद बन गया। अब चूंकि ये प्रदेश कौन था? सिंध था, है ना, इसलिए इसका नाम, नदी का नाम क्या था? सिंधु था। तो सिंध प्रदेश के कारण इसका नाम सिंधु था। तो ये सिंधु हिंदू हुआ और ये हिंद हो गया, और हिंद से ये क्या बन गई? हिंदी बन गई। यानी हिंदू द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या हो गई? हिंदी। और ये लोग कौन से थे जो आए थे? उसमें शब्द लिया गया फारसी। कौन सा लिया गया? फारसी। यानी आपके सामने प्रश्न यदि आए कि हिंदी शब्द कहाँ से आया है, कौन सी भाषा से आया है, तो उसका उत्तर होगा फारसी भाषा से। कौन सी भाषा से आया है? फारसी भाषा से। तो यहाँ पे आपको सीखने को मिला एक चीज़ ये कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी जो शब्द है वो फारसियों द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल गई हैं। अब इसके आगे अपन चलते हैं। एक चीज़ मैंने आपको अभी यहाँ पे मेरे से छूट गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संस्कृत शब्द है वो किसने दिया था। तो आप यहाँ पे फैक्ट के रूप में लिख सकते हैं कि जो संस्कृत शब्द है वो आर्यन लोगों ने दिया था। किसने दिया था? आर्यन लोगों ने। जो आर्य भारत आए थे उन्होंने कौन सा शब्द दिया था? संस्कृत दिया था। क्या दिया था? संस्कृत। इसको भी आप फैक्ट के रूप में नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम हिंदी के बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा के जो परिवार हैं और उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से परिवार लिए गए हैं, कौन कौन से परिवार इसमें बोले जाते हैं। तो हिंदी भाषा में 6 भाषाई परिवार हैं। कौन कौन से हैं? 6 भाषाई परिवार हैं। ठीक है, भाषा परिवार। ठीक है, भाषा परिवार में। तो भाषा परिवार में चलते हैं। तो पहले एक बोली जाती है आपके इंडो आर्यन भाषा परिवार। कौन सा भाषा परिवार आता है? इंडो आर्यन भाषा परिवार। इसको आप नोट डाउन करते जाएंगे।
इंडो आर्यन भाषा परिवार। ठीक है, इंडो आर्यन भाषा परिवार एक आता है। अब ये लगभग 78% भूभाग पर बोली जाती है। कितने प्रतिशत भूभाग पर बोली जाती है? 78 कुछ पे है, तो 78% पर बोली जाती है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी द्रविड़। कौन सी आती है? द्रविड़। ठीक है, ये द्रविड़ भाषा भी एक बोली जाती है, इसका भी एक परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। वो आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगी। साउथ में बोली जाने वाली भारत में तेलुगु, तमिल, है ना, दुनिया भर की ये भाषाएं मिलेंगी, कन्नड़, मलयालम। तो ये कौन सी हो गई? द्रविड़ भाषा परिवार हो गया। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार के बाद आप चलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार चलता है। कौन सा चलता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ये भी आपके लगभग 1.3 क्षेत्र पे बोली जाती है। 1.3 क्षेत्र पर बोली जाती है। इसका भी आप परसेंटाइज पॉइंट में लिख सकते हैं अगर, तो 78.05% भाग पर बोली जाती है। ठीक है, और ये जो आपकी भाषा है 19.64% भाग पर बोली जाती है। ठीक है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा जो परिवार है, ऑस्ट्रो एशियाटिक ऑस्ट्रेलिया से और एशिया के कुछ क्षेत्र में बोली जाने वाली, यानी वहाँ के भीलों द्वारा, वहाँ के और भी जो जनजाति हैं, वन जनजाति हैं, उनके द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की संज्ञा दी आई है। फिर इसके बाद एक भाषा परिवार आता है ताई कढ़ाई भाषा परिवार। आपने ये नाम शायद पहली बार सुना होगा, ताई कढ़ाई भाषा परिवार। ठीक है, ताई कढ़ाई भाषा परिवार जो है ये एक जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, यानी बहुत सी जो जनजातियां हैं वो जनजातियां इनको बोलती हैं ताई कढ़ाई भाषा परिवार को। और ये मध्य भारत में लगभग बोली जाती है और बहुत छोटे पैमाने पर बोली जाती है, तो इसका कोई ये नहीं है कि परसेंटाइल कितने परसेंटाइल पर ये बोली जाएगी। कितनी हो गई? 4 हो गई, मैंने आपको बताया था 6। एक होती है सिनो तिब्बत भाषा परिवार। कौन सी होती है? सिनो तिब्बत भाषा परिवार। ठीक है, सिनो तिब्बत भाषा परिवार की एक भाषा होती है, यानी यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है। और एक होती है ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। अब ये दोनों भाषाएं ये भी जनजातियों द्वारा बोली जाती है। जो सिनो तिब्बत भाषा है, ये सिनो तिब्बत भाषा हमारे यहाँ जो चाइना और तिब्बत का जो बॉर्डर लगता है वहाँ के कुछ क्षेत्रों, कुछ गांवों, कुछ कबीलों द्वारा बोली जाती है। ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार है ये, ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं आपने पढ़ा होगा, है ना, भूगोल में, वहाँ पे ये कुछ क्षेत्रों पर बोली जाती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 6 भाषा परिवार हैं, और जो कि अपने अपने स्थान पर, अपनी अपनी बहुलता पर, उनके आधार पर बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे इसमें चल के, बहुत लागत। इसके बाद हम आगे चलते हैं और इन भाषा परिवारों में ये निश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कौन सा भाषा परिवार जो है भारत में किस प्रकार से बोला जाता है। जैसे भारत में जो बोली जाती हैं भाषाएं, जो बोली जाती हैं, उनके आधार पर हम चलते हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं किस क्रम में बोली जाती हैं, ये एक तरह का आपको फैक्ट मिल जाएगा। और इस फैक्ट को आपको क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है, अपने रफ पे बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है। तो जैसे हिंदी है, कौन सी भाषा है? हिंदी। तो ये हिंदी भाषा है जो ये लगभग 46.63% भाग पर बोली जाती है। 46.63% लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है आपकी बंगाली, और नए एक्सेंट के हिसाब से इसे क्या कहते हैं? बंगाली। क्या कहते हैं? बंगाली। तो ये लगभग 8% लोगों द्वारा बोली जाती है। 8 कुछ है इसका, तो 8.30। फिर इसके बाद एक भाषा आती है मराठी। ठीक है, मराठी भाषा है। मराठी कहाँ बोली जाती है? आप लोगों को पता ही होगा, ये महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है, मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है मराठी, और ये 7.09% भूभाग पर बोली जाती है। फिर है तेलुगु। फिर कौन सी भाषा आती है? तेलुगु भाषा आती है। तेलुगु आपके साउथ में बोली जाने वाली भाषा है, द्रविड़ भाषा है ये 6.93% भाग पर बोली जाती है। फिर इसके बाद आती है आपकी तमिल। कौन सी भाषा है आपकी?
तमिल, और ये तमिल बोली जाती है 5.89% लोगों द्वारा यह क्षेत्रफल बोली जाती है। एक इम्पॉर्टेंट इसमें भाषा है संस्कृत। तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि भारत में संस्कृत कहाँ बोली जाती है। आप लोगों को ये प्रश्न सॉल्व करके बताना है, इसका उत्तर बताना है कि संस्कृत कहाँ बोली जाती है। मैं इसका परसेंटाइल लिखे देता हूँ, 0.01% लोगों द्वारा ये बोली जाती है संस्कृत, और आपको ये बताना है कि ये कहाँ बोली जाती है। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, है ना, या अगले वीडियो में आप बताने का प्रयास करेंगे, या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देंगे कि ये संस्कृत भाषा कहाँ बोली जाती है। इस प्रकार हमने ये देखा कि भारत में जो है अपनी मात्रा के हिसाब से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद बंगाली बोली जा रही है 8.30%, फिर इसके बाद मराठी 7.09%, फिर इसके बाद तेलुगु 6.93%, फिर इसके बाद तमिल है 5.89%। अगर यहाँ पे कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि द्रविड़ भाषा में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? तेलुगु हो जाएगी। और तेलुगु या द्रविड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी भारत में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती हैं ये? दक्षिणी भारत की भाषाएं हैं, साउथ इंडिया में बोली जाती हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा द्रविड़ में बोली जाती है? तेलुगु 6.93%, ठीक है। तो आज हमने भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया है। और आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में कुछ अद्भुत के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा मैं। धन्यवाद। जय हिंद।